सो हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आगे में है और साथ में एसएससी सीजीएल के भी एग्ज़ाम है। तो हम लोग आज बायोलॉजी का क्विक रिवीजन क्लास करेंगे और मैं ये पार्ट 6 या 7 तक करवाऊंगी। तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे जो कि है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ख़त्म करने के लिए आपको मैं पीडीएफ तो दिखा सकती हूँ, बट पीडीएफ दिखाने से अच्छा है कि मैं आपको खुद से मैं बोल के पढ़ा लूँ। तो उससे क्या होगा कि आप लोग भी अगर अच्छे से सुनते हैं तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली ही भी हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग को मैं ये शंका दूर कर देना चाहती थी कि ऐसे ऐसे क्लास होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्विक रिवीजन क्लास है। अगर आप लोग पहले किए हैं तो भी ठीक, अगर नहीं किए हैं तो भी आप लोग सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट है, क्योंकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इतना ही बेस्ड है और हो सकता है इससे क्वेश्चन बाहर ना जाए। अगर 90% तो बाहर नहीं जाएंगे, 10% कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में पहली बात कि तंत्र क्या होता है। तो तंत्र, जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, तो तंत्र होता है अंगों का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं और किसमें करते हैं, काम मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि अंग है एक, उसका एक समूह है जो एक विशिष्ट कार्य मिलकर काम करते हैं, उसी को तंत्र कहते हैं। अब पाचन किसको कहते हैं? पाचन कहते हैं जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप से बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कि समझे फ्रेंड्स, कि वो जटिल खाद्य पदार्थ जो है उसको छोटे छोटे सरल चीज में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होता है, वसा से वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं और प्रोटीन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या बनते हैं, तो ग्लूकोज, वसा से वसीय अम्ल और प्रोटीन से अमीनो अम्ल। विटामिन और मिनरल्स, जिसको खनिज बोलते हैं, शरीर में पाचन नहीं होता है। विटामिन एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन कि विटामिन और मिनरल्स से शरीर में पाचन होता है, तो वो नहीं होता है। पहले से ही वो सूक्ष्म होते हैं और अंततः और पाचन संभव नहीं है। जो चीज़ सूक्ष्म होता है उसका पाचन तो वैसे भी संभव नहीं है। इस कारण से विटामिन और मिनरल्स, जिसको खनिज बोलते हैं, वो उससे पाचन वो नहीं होता है। समझे फ्रेंड्स? उसके बाद पाचन के चरण होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लगभग इसके 5 चरण होते हैं और इसको पूछा भी जाता है पहले क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स होता है अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अपशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर मलत्याग या उत्सर्जन। इसको रियल भाषा में इसका नेम तो मलत्याग ही है, लेकिन इसको उत्सर्जन भी कहते हैं। तो इसका ये डायरेक्ट सिस्टम पूछा जाता है, डायरेक्ट चरण की कैसे क्या। तो अंतःग्रहण पहले, फिर पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण और फिर मलत्याग या उत्सर्जन। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, अंतःग्रहण क्या है? आप लोग नाम न्यू सुन रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे अंतःग्रहण आखिर है क्या। तो अंतःग्रहण है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। आप लोग जो भोजन को ग्रहण करते हैं उसकी प्रक्रिया को ही अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन आप लोगों को मैंने बता दिया, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप से अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। और फिर अपशोषण, आखिर अपशोषण क्या है? तो पचे हुए भोजन के अपशोषण की क्रिया, जो भोजन पच जाता है उसके बाद वो अपशोषित जो हो जाता है उसी को अपशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए और वृद्धि और मरम्मत के लिए। जब आप लोगों का भोजन पच जाता है तो उसमें वो मतलब ब्लड करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं कि वो वृद्धि और मरम्मत के लिए है। उसके बाद मलत्याग, और फिर जो चीज़ बनने के बाद जो चीज़ बच जाते हैं, जो कि अपचित, मतलब जो पचते नहीं, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही मलत्याग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना सा था। इसके बाद फिर फ्रेंड्स बात करेंगे पाचन तंत्र की संरचना। पाचन तंत्र की 2 संरचना है, एक है आहार नली और एक है संबंध ग्रंथियां। तो आहार नली में कुछ कुछ आते हैं और संबंध ग्रंथियां में कुछ कुछ आते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि आहार नली में क्या क्या आते हैं और संबंध ग्रंथियां में क्या क्या आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आहार नली में आपकी मुख गुहा, उसके बाद एसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं, फिर आमाशय, जिसको पेट बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत आती है। और वहीं संबंध ग्रंथियां में क्या क्या आती है? तो संबंध ग्रंथियां में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये 4 चीज आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आहार नली में
मुखगुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। संबंध ग्रंथियों में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इतना कुछ इधर आते हैं। अब बात करते हैं फिर इसके एक एक टॉपिक को कि मुखगुहा क्या है, आमाशय क्या है, ये क्या है, उसको मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ ताकि आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मुखगुहा। मुखगुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है। मुखगुहा में 3 चीज आते हैं, दांत, जीभ और लार। ये तीनों चीज मुखगुहा में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब बात करते हैं दांत, फिर बात करेंगे जीभ, फिर बात करेंगे लार की। तो दांत की स्टडी को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। दांत की स्टडी को ओडोनोटोलॉजी कहते हैं। ओडोनोटोलॉजी कहते हैं। हमारे दांत की ऊपरी सतह पर मौजूद इनेमल हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है और हमारे ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा होते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसको अच्छे से मैं बताती हूँ। हमारे दांत की जो ऊपरी सतह है उसमें मौजूद एक इनेमल होता है, वो हमारे पूरे शरीर को सबसे सख्त हिस्सा माना जाता है। दांत हम लोग का जो है वो सबसे कठोर हिस्सा है। हर चीज़ से दांत तो कठोर है ही, दांत ना ही कटते हैं ना ही काटना चाहिए कभी, तो बहुत ज़्यादा कठोर हिस्सा होता है। और फ्रेंड्स दांत कठोर क्यों होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जिस कारण से कठोर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो ज़्यादा मात्रा कैल्शियम फास्फेट की होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कि ज़्यादा मात्रा दांत में किसकी पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट की, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि बच्चे के दांत कितने होते हैं और वयस्क के दांत कितने होते हैं। तो बच्चे के 20 दांत होते हैं और वयस्क यानी यंग पर्सन के 32 दांत होते हैं। खैर ये आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। तो 32 दांत जो होते हैं उसमें से आप लोग को मैं बताती हूँ कि नीचे 16 ऊपर 16 दांत होते हैं। तो बीच में इधर 8 ऊपर 8 फिर इधर 8, तो टोटल 16 होते हैं। मैं आपको 8 दांत के बताती हूँ कि 8 दांत का नाम क्या क्या है। फिर आप वो इधर भी वही सेम दांत है, इधर भी वही सेम दांत है, ऊपर भी वही सेम दांत है। तो मैं 8 दांत के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ये जो दांत होते हैं फ्रेंड्स, कृतंक जिसको इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर वो 2 होते हैं। तो 2 यानी टोटल 8 होते हैं, लेकिन 8 भाग आपको मैं 8 दांत का बता रही हूँ। तो एक साइड में 2 इंसीजर होते हैं। फिर रदनक जिसको बोलते हैं केनाइन, तो केनाइन होते हैं 1, और उसके बाद फिर होते हैं अग्र चवर्नक जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, वो भी 2 होते हैं, और चवर्नक भी 3, और चवर्नक 3 होते हैं। एक साइड के बता रही हूँ फ्रेंड्स 8 दांत के, कि 8 दांत में कृतंक 2 होते हैं, रदनक 1 होते हैं और अग्र चवर्नक 2 होते हैं और चवर्नक 3 होते हैं, यानी टोटल 8 दांत हो गए। तो इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, सब इक्वल होते हैं। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि टोटल कृतंक दांत कितने होते हैं, यानी कि इंसीजर, तो इंसीजर टोटल फ्रेंड्स 8 होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। वही रंग की रदनक अगर एग्जाम में पूछेगा कि 32 दांत में टोटल कितने होते हैं वयस्क के, यंग पर्सन के, तो वो 1 होते हैं। अग्र चवर्नक 2 होते हैं, तो रदनक 1 होते हैं एक साइड के, टोटल होते हैं 4। अग्र चवर्नक टोटल 8 होते हैं, क्योंकि इधर साइड के मैंने 2 बताया था, तो टोटल 8। वैसे ही चवर्नक 3 होते हैं, 3 और टोटल करेंगे तो 3 चौक 12, यानी 12 होते हैं। अब बात करते हैं 8 दांत में का, मैं बता दी कि ऐसे 2 ऐसे करके बता दी। अब इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इंसीजर यानी कृतंक का काम होता है, ये स्माइल टीथ है और काम करते हैं काटने का। जैसे सेब सब खाते हैं तो वो काटते हैं ना, तो वो आगे से ही काटा जाता है। फिर बात करते हैं केनाइन यानी रदनक का काम क्या होता है, ये नुकीले दांत होते हैं और ये चीर फाड़ का काम करते हैं। कुछ भी चीज चीरने का काम होता है तो वो केनाइन करते हैं, रदनक। अग्र चवर्नक का क्या काम होता है, अग्र चवर्नक का काम होता है पीसना। जो खाते हैं मुंह में जो पीसते हैं उसको अग्र चवर्नक का काम है। और वहीं चवर्नक का क्या काम है, लार मिलाना और अधिक पीसना। मतलब अग्र चवर्नक थोड़ा कम पीसते हैं और चवर्नक अधिक पीसते हैं और लार मिलाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात कर लिए। अब इसका पूछा जाता है कि वयस्क के दांत के फॉर्मूला, तो होता है 2123/2123। समझ गए फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है। वयस्क यानी यंग पर्सन। अब बात करते हैं बच्चों का, तो शिशु के कितने होते हैं, तो शिशु के टोटल 20 दांत होते हैं। तो 20 दांत में आपको 5-5 दांत का मैं बताऊंगी, 5-5 दांत से आप लोग टोटल कर लीजिएगा। तो 5-5 दांत यानी इंसीजर,
कृतंक 2 होते हैं बच्चों में, केनाइन 1 होते हैं जिसको रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं जिसको अग्रचवर्णक मैंने बताया था, और मोलर जिसको चवर्णक वो बच्चे में 2 होते हैं। तो टोटल 5 हो गया, यानी टोटल में पूछेगा तो इंसिसर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 0 और मोलर हो जाएंगे 8। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 5-5 का बताई थी, टोटल फिर बताया। उसके बाद बच्चे के दांत के भी फॉर्मूले पूछते हैं कि दांत शिशु के फॉर्मूले, तो 2102/2102, 210/2102 इतना होते हैं। और फिर होता है अकलदार, जिसको अकल चौवा बोलते हैं, जो मम्मी लोग बोलती है ना घर में कि अकल चौवा आ रहा है, तो वो अकल चौवा टोटल 4 होते हैं, एक कोना पे, ये कोना पे, ऊपर कोना पे, ऊपर कोना पे। तो अकल दांत 4 आते हैं, लेकिन वो 18-19 साल के बाद आते हैं, वो बच्चों में नहीं होते हैं, वो जल्दी आते भी नहीं है, बहुत लेट से आते हैं। यह अपसेसी अंग है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट ये आते हैं, कोई अकल नहीं आता इससे, बट नाम है कि ये अकलदार। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बात करते हैं कि मानव के दांतों की विशेषताएं भी होती हैं, तो विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है ग्रीवदंती, एक होता है विषम दंती, एक होता है द्विबार दंती। 12 दांत एक बार आते हैं और 20 दांत 2 बार आते हैं। 12 दांत जो होते हैं वयस्क में वो एक ही बार आते हैं, जो चौवा सब होता है, और 20 दांत जो होते हैं बच्चों में और बड़ों में, जो भी वो जो बच्चे में टूटता है दूध का दांत, वो 2 बार आते हैं। लेकिन वो जो बड़े वाला दांत होता है ना चौवा सब, वो एक ही बार आता है लाइफ में फ्रेंड्स, उसके बाद नहीं आएगा। तोड़िएगा भी नहीं गलती से ना तो दिक्कत होगा। फिर बात करते हैं जीभ का, दांत के सारे बात कर लिया, अब जीभ के बात करते हैं। तो जीभ एक पेशीय अंग है, यह एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है, तो हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, और जीभ की लंबाई टोटल 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है, मुख गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है, और लारीय ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पैराटिड लार ग्रंथियां, जिसको कर्णमूल कर्णमूल भी बोलते हैं। उसके बाद होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, उसके बाद बोलते हैं तीसरा हो गया सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। 3 टाइप के ग्रंथियों, पैराटिड लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, उसके बाद सब मैंडिब्यूलर लार ग्रंथि। 3 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं तीनों के काम। तो पैराटिड लार ग्रंथि के काम होते हैं, ये तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि है और कान के पास और संख्या में 2 होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पैराटिड ग्रंथियां तीनों में सबसे बड़ी, कान के पास और संख्या 2 होती है। सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के पीछे या नीचे उपस्थित होता है और तीनों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। उसके बाद फिर बात करते सब मैंडिब्यूलर का, तो इसका होता है काम नीचे वाले जबड़े के नीचे होता है, और यह 70 से 75% लार उत्पादित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पढ़ते हैं लार। तो लार का पीएच मान 6.2 से लेके 7.6 तक होता है, आप लोगों को पता भी होगा। लार अब हो गया एंजाइम, इसका अन्य नाम देखिए एंजाइम, लार में एंजाइम भी पाया जाता है। एंजाइम इसका कार्य और अन्य नाम भी बताते हैं। तो लार में एक एंजाइम जो पाया जाता है उसका नाम है लार एमाइलेज। लार का एक होता है लार एमाइलेज। तो लार एमाइलेज इसका कार्य क्या है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, और लार एमाइलेज स्टार्च को मोल्टेज में तोड़ता है। इसका काम है जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, और लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है। एग्जाम में पूछा गया है स्टार्च किस में बदलता है, तो वो माल्टेज में बदलता है, भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। इसका अन्य नाम लार एमाइलेज का एक अन्य नाम टाइलिन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा बात करते हैं एंजाइम लाइसोजाइम। एक होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पढ़ते हैं आप ग्रास नली। ग्रास नली इसको हम लोग बोलते हैं भोजन नली भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भोजन को कुर्माकुचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है। कुर्माकुचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है, और इसकी लंबाई यानी ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और इसमें कोई पाचन नहीं होता है। सामने पूछा जा सकता है कि ग्रास नली में कोई पाचन, तो नहीं होता है पाचन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आमाशय या पेट।
तो अमाशय बोलो या पेट बोलो, बात बराबर है। तो अमाशय जे आकार का होता है, आकार भी पूछा गया एग्जाम के ग्रुप डी में फ्रेंड्स, तो ये जे आकार का होता है और पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहता है। यानी अमाशय पेट जो है आपका, उसमें 4 से 5 घंटे तक ये खाना रहता है, मतलब पूछे जाते एग्जाम में। फिर पेट या अमाशय के कार्य की खोज, आखिर अमाशय के कार्य की खोज कैसे हुई? तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट में घाव था, गोली लगने के कारण उनके घाव गया था। तो वहाँ पर एक डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को सीधे पेट, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो इनका इलाज किए थे, उनको सीधे पेट की कार्य प्रणाली देखने का मौका दिया गया। वहीं से वो पता किए कि इतने सारे पेट में कार्य होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग है, अमाशय के मुख्य 3 भाग है फ्रेंड्स। एक है फंडस, एक है कार्डिया, फिर पाइलोरस। पहला है फंडस, दूसरा कार्डिया, तीसरा पाइलोरस। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होता है, जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होता है। और जठर ग्रंथि भी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जठर ग्रंथि में भी मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 3 कोशिकाएं कौन सी है, चलिए बताते हैं। तो एक होता है ऑक्सीटिंक या पार्श्व कोशिकाएं, इसको ऑक्सीटिंक या पार्श्व कोशिकाएं भी बोलते हैं। दूसरा होता है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं। तीसरा म्यूकस कोशिकाएं, तीसरा होता है म्यूकस कोशिकाएं। तो ऑक्सीटिंक कोशिकाएं का क्या काम है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है उसको सूक्ष्म जीव को खत्म करता है और ये एंजाइम को सक्रिय बनाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर पेप्सिनोजन, जो फ्रेंड्स ये जो पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं हैं, इसमें एंजाइम पाया जाता है एक पेप्सिनोजन। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिनोजन, जो कि ऑक्सीटिक को, पेप्सिनोजन जो अक्रिय होता है, इसमें कोई खाना नहीं होता है, पचता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, लेकिन इसको जब पेप्सिनोजन को HCl से क्रिया कराया जाता है तो ये बन जाता है पेप्सिन, जो सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन का फिर पाचन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सेकेंड में पेप्टिक है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिनोजन, उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया कराया जाता है तो ये पेप्सिन बन जाता है और पेप्सिन में ये पेप्सिन सक्रिय होता है। तो सक्रिय होने के बाद ये प्रोटीन का पाचन कर देता है और फिर प्रोटीन को फिर पेप्सिन से क्रिया कराने पर इसका एक बन जाता है पेप्टाइड या पेप्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स। ये आंशिक पाचन करता है, जो थोड़ा मोड़ा बच गया उसको आंशिक पाचन करता है। फिर तीसरा बात करते हैं म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस, ये कोशिकाएं म्यूकस जो है इसको श्लेष्मा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, म्यूकस को श्लेष्मा भी बोला जाता है। तो ये कोशिकाएं म्यूकस श्लेष्मा का स्राव करती है और जो पेट के भीतरी दीवार को एसिड और एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये कोशिकाएं म्यूकस जो है, जिसको श्लेष्मा भी बोला जाता है, ये स्राव करती है जो पेट की भीतरी दीवार को एसिड और एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं आगे। जठर रस, जठर ग्रंथि अलग था, जठर रस भी वही चीज़ है कि जठर रस पेट की परत द्वारा स्रावित एक पाचक तरल पदार्थ है जिसमें भोजन के पाचन में मदद करने के लिए एसिड या एंजाइम और श्लेष्मा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जठर रस एक पेट की परत द्वारा स्रावित एक पाचक तरल पदार्थ है, भोजन के पाचन में मदद करने के लिए एसिड, एंजाइम और श्लेष्मा, जो म्यूकस बताए थे उसी को श्लेष्मा कहते हैं, वो होता है। और जठर रस का pH मान 1.2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब पेट में घाव भी कभी कभी बन जाते हैं, जो श्लेष्मा के आगे जो रहता है परत, उसमें घाव बन जाते हैं कभी कभी। तो आखिर वो कैसे होते हैं, इसलिए बात करते हैं। पेट का अल्सर यानी पेट की परत में एसिड के कारण होने वाला घाव है, जो अक्सर H. पाइलोरी संक्रमण, H. पाइलोरी संक्रमण या दर्द निवारक दवाई, आप लोग जो पेन किलर खा लेते हैं उसे लंबे समय तक आयोग के कारण होता है। फ्रेंड्स, घाव तभी पेट में बनते हैं जब आपके पेट में H. पाइलोरी संक्रमण फैल जाता है, या आप लोग जो हमेशा कुछ भी दर्द दवा खा लेते हैं पेन किलर वगैरह, उससे ये चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, H. पाइलोरी का फुल फॉर्म क्या है? तो हेलिकोवेलर पाइलोरी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर वो चीज़ नहीं खाना चाहिए, आप लोग जो पेन किलर खा लेते हैं वो बिल्कुल भी खाने का नहीं है। अब बात करते हैं छोटी आंत की।
एक मिनट फ्रेंड्स देख लेते हैं, ज़्यादा रिवीजन के लिए नहीं है, आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, मीटर। और इसका व्यास कितना होता है? 1 इंच। और इसका सेंटीमीटर में पूछे तो 2.54 सेंटीमीटर होता है छोटी आंत का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यकृत। छोटी आंत की बात थोड़ा देर बात करते हैं, पहले यकृत की बात कर लेते हैं। तो यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी। एग्जाम में पूछा गया यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिपेटोलॉजी कहते हैं। या लीवर, यकृत यानी मीन्स लीवर, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यकृत को लीवर कहा जाता है। तो लीवर या यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी वजन इसका होता है 1.5 से 1.7 किलो। यकृत का वजन 1.5 से 1.7 किलो और सबसे बड़ा अंग है। अंदर, अगर शरीर के अंदर पूछे तो सबसे बड़ा अंग यकृत है, लेकिन बाह्य अंगों में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। एग्जाम में पूछा गया है, अगर एग्जाम में सबसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ा अंग, तब आप त्वचा मारिएगा। लेकिन पूछेगा फ्रेंड्स कि अंदर सबसे बड़ा अंग तो यकृत, अगर बाह्य पूछेगा तो त्वचा। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लिया सबसे बड़ा अंग और अगर त्वचा ऑप्शन में ना हो तो आप यकृत मार के आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यकृत यानी लीवर, आपको बता दी, डाउट क्लियर हो गया होगा। बाहर चीज में सबसे अंग, क्योंकि त्वचा हर जगह मांस है, तो ये त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन पेट अंदर में वजन में यकृत सबसे बड़ा होता है। अगर अंदर पूछे तो यकृत, बाहर पूछे तो त्वचा। अगर डायरेक्ट पूछे तो जो ऑप्शन में फर्स्ट में जैसे त्वचा नहीं है यकृत है, यकृत मारिएगा। अगर त्वचा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी त्वचा को दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पीतरस की बात करते हैं। पीतरस यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है, यानी यह यकृत द्वारा उत्पादित है, जिसको लीवर बोलते हैं। जबकि गाल ब्लेडर मीन्स क्या होता है? पित्ताशय। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, गाल ब्लेडर को हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, जबकि गाल ब्लेडर में जमा होता है। पित्तरस जो है यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है, लेकिन यह पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। और वसा का 95% पाइसीकरण यानी वसा अथवा वसीय अम्लों के छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और पीतरस रस द्वारा होता है। फ्रेंड्स, वसा का जो 95% पाइसीकरण उसको बोलते हैं। वसा में जो 95% पाइसीकरण था वो वसा अम्ल को वसीय अम्लों के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और पीतरस द्वारा ही ये सब चीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीतरस का निर्माण 6 से 700 मिलीलीटर पर दिन होता है। पीतरस हमारे बॉडी में 600 से 700 मिलीलीटर पर दिन निर्माण करता है और पीतरस का पीएच मान 7.9 से 8.5 है। ठीक है फ्रेंड्स, और रंग में इसका पूछा गया है कि पीतरस का रंग, तो पीतरस का रंग पीला हरा होता है। पीला हरा क्यों होता है ये भी बताते हैं। पीला हरा इसलिए होता है, उसको वर्णक होते हैं, वर्णक जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। एक बिलीरुबिन और फिर एक बिलीवर्डिन के कारण ये पीला हरा रंग होता है, इसके वर्णक है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि कैसे है चलिए बताते हैं। बहिस्रावी रस, जो रस और एंजाइम होते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसमें 2 ग्रंथि हो जाता है। एक होता है बहिस्रावी जिसमें रस और एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद करता है, और दूसरा होता है अंतस्रावी जो हार्मोन रक्त शर्करा नियंत्रण में मदद करता है। इस कारण से अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। इसमें 2 काम होते हैं, एक भोजन के पाचन में मदद, एक होता है रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक। और वो क्यों होता है? बहिस्रावी यानी रस एंजाइम के कारण, एक होता है हार्मोन अंतस्रावी हार्मोन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी संरचना, अग्नाशय की संरचना पत्ती नुमा होता है, पत्ती की तरह आकार का होता है। ये संरचना ही आकार का बात कर रहे हैं, पत्ती नुमा होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस ने किया था। एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी खोज किसने किया था अग्नाशय की, तो लैंगरहैंस ने किया था। इसमें 2 प्रकार के अग्नाशयी हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 प्रकार के अग्नाशयी हार्मोन निकलते हैं, एक पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन हाइपरग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और ग्लूकागोन का काम है हिपोग्लाइकेमिया
पहला बात कि इंसुलिन हाइपरग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स ग्लूकागोन यानी हाइपोग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा को स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बढ़ने से और एक गिरने से। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। बात करते अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस, हम लोग हार्मोन की बात कर लिए, अब अग्नाशयी रस में 3 मुख्य एंजाइम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 मुख्य एंजाइम क्या क्या होते हैं उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर पर दिन। फ्रेंड्स, अग्नाशय रस जो होता है उसका निर्माण हमारे बॉडी में 1 लीटर पर डे होता है और इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। जैसे ही निर्माण होता है वह छोटी आंत को भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो हम लोग बात करेंगे 3 मुख्य एंजाइम, तो पहला होता है एमाइलेज, दूसरा लाइपेज और तीसरा ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज स्टार्च को मोल्टेज में तोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं लाइपेज का काम होता है कि लिपिड्स को वसीय अम्ल में तोड़ देता है। और वहीं बात करते हैं ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन से पेप्टाइज फिर पेप्टाइज से अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कारण से इसे अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं आप पाचन तंत्र की। अब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग भी देखते रहिए, आपको भी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फिर हो जाता है पाचन रस। तो पाचन रस का क्या क्या काम है बात करते हैं। पेट का भोजन अम्लीय होता है। अग्नाशयी एंजाइमों के कारण काम करने के लिए यह क्षारीय होना चाहिए। फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में जो पेट का भोजन होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन अग्नाशयी एंजाइम के काम करने के लिए यह क्षारीय होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नाशयी एंजाइम का काम करने के लिए यह क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये अम्लीय होता है। इसको क्षारीय कैसे बनाया जाता है? पीत रस के द्वारा। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अग्नाशयी एंजाइम को क्षारीय बनाने के लिए किसका हेल्प चाहिए? तो वो पीत रस का हेल्प चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका नाम क्षुद्रांत दिया हुआ है। छोटी आंत अगर एग्जाम में छोटी आंत की जगह क्षुद्रांत दे दे तो घबराइएगा नहीं, छोटी आंत का ही सेकंड नेम क्षुद्रांत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आंत्र रस भी कहा जाता है। ठीक है, आंत्र रस 3 प्रकार के, एक माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज। 3 तरह के होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज का क्या काम है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज का काम है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। वही लैक्टोज का क्या काम है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ग्लाइकोज में तोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचन तंत्र भी कहते हैं छोटी आंत को, क्योंकि ये सबको तोड़ देता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है, वहीं लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज में तोड़ देता है, जिस कारण से छोटी आंत को हम लोग भोजन का पूर्ण पाचन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और छोटी आंत में विलाई जिसको दीर्घरोम या रसांकर भी कहते हैं। छोटी आंत का विलाई को हम लोग दीर्घरोम या रसांकर भी कहते हैं। तो सुनिए पूरा। छोटी आंत में विलाई नामक उंगली जैसी संरचनाओं से पोषक तत्वों का अवशोषित करती है। छोटी आंत में विलाई नामक एक उंगली जैसी संरचना बनी होती है फ्रेंड्स, जिस कारण से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अवशोषित कर ली उसके बाद फिर वो चीज़ बड़ी आंत को भेज देती है। जो चीज़ अवशेष पदार्थ बचे रहते हैं वो बड़ी आंत को भेज देती है। अब बड़ी आंत का बात करते हैं, तो बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र भी कहते हैं। छोटी आंत को हम लोग क्या बताते हैं? क्षुद्रांत। अब बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और मलाशय। ठीक है फ्रेंड्स, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और फिर व्यास इसका होता है 3 इंच। बड़ी आंत का व्यास 3 इंच होता है और वही उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें 3 भाग होते हैं बड़ी आंत में, सीकम, कोलोन और तीसरा मलाशय। जब बड़ी आंत को अवशोषित करके पेट में फ्रेंड्स भेज दिया जाता है, तो जिस कारण से वो फिर मलाशय बन के बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग उत्सर्जन क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम लोग का ये पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ बची हुई है जो इंसान से छोड़कर, यानी जो गाय बकरी सब में पाया जाता है वो बताते हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का क्या काम है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इतू सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो रूमेन में
हम लोग का घास खाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे गाय, गाय का पेट में जो होता है रूमेन, उसको रूमेन बोलते हैं। तो रूमेन में भोजन को आंशिक रूप से पाचन होता है। वो लोग का पाचन जो होता है फ्रेंड्स, वो जो लोग मुंह में खाते हैं वो डायरेक्ट जाके रूमेन में चल जाता है, और जिसे जुगाल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जुगाल या कर, एग्जाम में कड भी पूछ देगा, कब, कड कड, तो उसको जुगाल कहते हैं। देखते नहीं कभी गाय को दिन भर मुंह चबाते रहता है, ऐसे करके किया रहता है, तो इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वो लोग खाना पचाते हैं। वो लोग जो खाते हैं उसके बाद वो फिर बाहर निकालते हैं, कैसे, वो सुनिए। रूमेन जो भोजन का आंशिक रूप से पाचन करता है उसे जुगाल कहते हैं, जिसको कड भी बोलते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रिया को रुमंथन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में जब वो भोजन को पेट में डाला उसको रुमेन कहते हैं, जिसे रुमेन पाचन आंशिक, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी रुमेन जो पेट में गाय लोग का होता है उसमें आंशिक पाचन होता है, जिसे हम लोग जुगाली भी कहते हैं, मुंह में चबा। उसके बाद परंतु बाद में जब उसे छोटे छोटे पिंडकों को मुंह में वापस लाता है फ्रेंड्स, जो देखते हैं ना गाय बाद में वो कुछ भी नहीं रहेगा आगे, फिर भी उसका मुंह चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है। तो वो इसलिए चलते रहता है क्योंकि वो लोग जो खाते हैं उसका फिर वो लोग फिर से पुनः वापस मुंह में लाते हैं और उसको फिर से चबाते हैं, जिसको हम लोग रुमंथन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और घोड़े, खरगोश आदि जानवरों की ग्रासनली और छोटी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे सीकम कहा जाता है। फ्रेंड्स, घोड़े, खरगोश या आदि जानवरों की, जितने खुर वाले जानवर हैं, कि ग्रासनली और छोटी आंत के बीच एक बड़ी सी थैली होती है जैसी संरचना होती है जिसे सीकम कहते हैं। यहाँ भोजन का सेल्यूलोज कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा पचता है जो मनुष्यों में मौजूद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ भोजन का सेल्यूलोज कुछ बैक्टीरिया के द्वारा पचता है जो मनुष्यों में नहीं हो जाता है, मनुष्य लोग मुँह चबाते थोड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग का पाचन तंत्र हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों का क्लास बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपना भी मेरा भी एग्जाम है, आगे में एनटीपीसी एससी सीजीएल भी है, तो मैं सोची कि क्विक रिवीजन दे देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 उत्सर्जन तंत्र, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फ्रेंड्स उसका नेक्स्ट डे क्लास करेंगे। लेकिन आज फ्रेंड्स मैं बायोलॉजी को आप लोगों पाचन तंत्र कंप्लीट करवा दी। फ्रेंड्स, एक चीज़ छूट गया, प्लीज़ आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं बताना शायद भूल गई कि मछली और मगरमच्छ लोग का दांत एक जैसा होता है। इंसान का दांत कभी ऊपर नीचे खुरखुरा टाइप से होता है, लेकिन मछली और मगरमच्छ का दांत एक जैसा होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसका दांत एक जैसे होते हैं, तो एग्जाम्पल ऑप्शन में मछली मगरमच्छ है तो उसी का टिक कीजिएगा, क्योंकि मछली और मगरमच्छ सबके दांत एक जैसे एकदम शेप में होते हैं, लेकिन इंसान के दांत एक जैसे शेप में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये क्लास था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा मेहनत भी अच्छा लगा होगा। मैं अपने जानते बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये ज़्यादा लंबा भी क्लास नहीं है। आप लोगों को जो चीज़ का क्लास 4 घंटे में कंप्लीट किया, इसको मैं क्विक रिवीजन के थ्रू आधा घंटा में कंप्लीट कर दी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, मैं इतना ही बोलूँगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं उत्सर्जन तंत्र को लेके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।